तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स कोरियन ड्रामा को। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेल लीड बेक साई यॉन को, जो कि कोरिया का स्पोक्स पर्सन है, जो अपनी कार से निकलकर पार्टी में एंटर करता है। और बेक साई यॉन के पार्टी में एंटर करते ही सभी सिर्फ उसे ही देख रहे थे, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और यहाँ हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड होंग ही जू को, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, जो कि उसे ज्वाइन करती है। और उसे देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जो उसके साथ खड़ी है, क्या ये उसकी वाइफ है। और हीजू बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, तो बेक साई यॉन उसे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। और हाँ, यहाँ किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच क्या रिलेशन है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दिन पहले, जहाँ हम देखते हैं हीजू को, जो कि एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी और वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। तभी बेक साई यॉन की लाइव प्रेस मीटिंग शुरू होती है, जिसे यूरी बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है क्योंकि वो उसे बहुत पहले से लाइक करती थी, जब बेक साई यॉन भी न्यूज फोरकास्टर हुआ करता था। पर हीजू को उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेक साई यॉन और हीजू की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है, पर ये शादी कॉन्फिडेंशियल है और इसके बारे में दोनों की फैमिली के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। और हीजू को अपने हस्बैंड से इतनी चिढ़ क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। और आगे हम देखते हैं हीजू को, जो कि अपनी मॉम और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। और बेक साई यॉन के फादर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं, मतलब कि होने वाले प्रेसिडेंट। और हीजू के स्टेप फादर कोरिया की जानी मानी कंपनी के चेयरमैन होते हैं और इनकी फैमिली का बहुत ही पुराना रिश्ता होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बेक साई यॉन की मॉम हीजू को कहती है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने फादर इन लॉ की आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मदद करनी चाहिए। पर हीजू की मॉम कहती हैं कि इस सब की क्या जरूरत है। तो बेक साई यॉन की मॉम बोलती हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये पता चले कि ये हमारी बहू है जो कि बोल नहीं सकती है, और ये कभी ना बोले तो ही अच्छा है। और वो वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ हीजू की मॉम भी उसे ब्लेम कर रही होती हैं कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर तुमने किसी और के पति को चुराया है तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, तुम तो एक आदमी का दिल भी नहीं जीत पाई। याद रखो कि तुम एक होने वाले प्रेसिडेंट की बहू हो और एक जाने माने चेयरमैन की बेटी हो। पर हीजू कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, वो बस चुपचाप बैठी होती है। और आगे हम देखते हैं कि हीजू अपनी कार से घर जा रही होती है, तभी अचानक से रोड के बीचों बीच उसकी कार बंद पड़ जाती है और वो बहुत कोशिश करती है डोर और विंडो को ओपन करने की, बट वो नहीं खुलते हैं। तो हीजू समझ जाती है कि उसकी कार को हैक किया गया है, क्योंकि न्यूज में भी यही बताया जा रहा था कि किडनैपर्स किडनैप करने से पहले उनकी कार को हैक कर लेते हैं। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से आकर उसके पास से गुजरती है और वो मरते मरते बचती है। हीजू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बारिश भी हो रही थी। तभी वो सामने देखती है कि एक मास्क मैन उसकी तरफ ही बढ़कर आ रहा था और उसकी कार का कंट्रोल भी उसी मास्क मैन के हाथों में था, और वो आकर हीजू की कार के अंदर बैठ जाता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं बेक साई यॉन को, जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे एक अजीब नंबर से कॉल आता है और उसका असिस्टेंट पार्क दोजे उसे बताता है कि एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा है। और जब बेक साई यॉन कॉल रिसीव करता है तो हम देखते हैं कि ये वही मास्क मैन है और वो हीजू के गले पर चाकू रखकर उसे धमका रहा होता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। पर बेक साई यॉन कुछ बोलता उसके पहले ही उसकी बैटरी डेड हो जाती है, तो वो तुरंत अपने फोन को चार्ज पे लगा के अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है और वो उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि हीजू कहाँ है। तो हीजू की मॉम उसे बताती हैं कि हाँ, हम दोनों साथ ही थे और वो बहुत पहले ही घर के लिए निकल चुकी है और अब तक तो वो घर पहुँच भी चुकी होगी। और ये सुनकर बेक साई यॉन को रिलीफ मिलती है और वो रिलैक्स हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। और थोड़ी देर बाद जब किडनैपर का कॉल आता है तो बेक साई यॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने मेरी वाइफ को मार दिया? तुमने कहा कि तुम उसे मार दोगे, तो क्या वो मर गई है? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी पत्नी कौन है? आखिर तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते ही कितना हो? तो किडनैपर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैंने इस वक्त तुम्हारी वाइफ के गले पर चाकू रखा है और मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। तो बेक साई यॉन कहता है कि ठीक है, तो फिर मार दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब हीजू सुन रही होती है
तो किडनैपर कहता है कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मुझे तुमसे फिरौती के पैसों की बात करनी है। और उसकी बातों से परेशान होकर बेक्सायोन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फिरौती के पैसे दूंगा, तुम्हें जो करना है वो तुम करो और दोबारा मुझे कॉल करके परेशान करने की कोशिश मत करना, मेरे पास बहुत काम है। और वो फोन कट कर देता है। ये सुनकर उस किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक वायर से हीजू का गला दबाने की कोशिश करता है, उसे टॉर्चर करता है, जिससे कार डिसबैलेंस हो जाती है। और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये मजाक है? तो फिर तुम्हारे पति को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ? क्या सचमुच तुम उसकी पत्नी हो? तो फिर उसे तुम्हारी परवाह क्यों नहीं है? और वो एक बार फिर से बेक्सायोन को कॉल करता है, पर बेक्सायोन उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हीजू के गले पर चाकू से कट मार देता है और वो एक साइको की तरह यहाँ वहाँ हाथ पैर फेंकने लगता है। और वो हीजू को बताता है कि तुम्हें पता है ये फोन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इससे सिर्फ बेक्सायोन को ही कॉल किया जा सकता है और तो और इसे 10 मिनट से ज्यादा कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता है। और इसमें वॉइस मॉड्यूलेटर भी ऑन है, जिसकी वजह से कोई मेरी आवाज को भी पहचान नहीं सकता है। और तो और तुम्हारी कार को भी मैंने पहले ही हैक कर लिया था, सारा प्लान मेरा सेट था, पर तुम्हारा ये पति, इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। और वो बार बार बेक्सायोन को कॉल किए जा रहा था और इस बार बेक्सायोन उसका कॉल रिसीव कर लेता है। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तो बेक्सायोन कहता है कि ठीक है, तो फिर मार दो उसे, अब तुम मुझे तभी कॉल करना जब वो एक लाश बन जाए। और वो फोन कट कर देता है और हीजू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो कार को फुल स्पीड में भगाने लगती है, जिसकी वजह से एक जगह पर कार स्लिप हो जाती है और किडनैपर का सर विंडो से जोर से टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। पर हीजू सेफ होती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि हीजू अपने घर आ चुकी थी और वो अपनी चोट पर बैंडेज लगाती है और घर के कामों में लग जाती है। और यहाँ बेक्सायोन भी घर आ जाता है और उसे हीजू को अपने सामने देखकर सुकून मिलता है और वो उसे कहता है कि तो तुम जिंदा हो। आज मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा, पर तुम तो जिंदा हो और मेरे सामने हो। उसकी ये सारी बातें सुनकर हीजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी बेक्सायोन को उसके असिस्टेंट पार्क दोजे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उस नंबर को हम ऐसे ट्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे हम तभी ट्रेस कर सकते हैं जब कॉल प्रेजेंट टाइम में चल रही हो और वो 10 मिनट तक चले, तभी हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, वरना हम उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस नंबर का फर्स्ट 3 डिजिट 406 यूएस का एक एरिया कोड है, जिसकी वजह से वो एक वर्चुअल फोन नंबर है, इसलिए हमें उसके कॉल करने का इंतजार करना होगा। और वो बेक्सायोन को बताता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर का एक पार्टी इवेंट है और उन्हें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि उनकी पत्नी भी बोल और सुन नहीं सकती हैं। इसलिए बेक्सायोन हीजू को कहता है कि कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में उस पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। पर हीजू कोई रिएक्शन नहीं देती है और वो अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ हीजू की मॉम उसे कॉल कर रही होती है और जब वो कॉल रिसीव करती है तो वो उसे सुनाने लगती हैं कि तुम अपने पति के साथ करीबी रिश्ता भी नहीं बना सकती हो सके तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, अपने फिगर पर ध्यान दो, तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? और हीजू उनकी बातों से तंग आ जाती है और वो कैलेंडर में एक डेट को मार्क करती है और वो याद करती है 3 साल पहले अपने शादी वाले दिन को, जहाँ वो ब्राइड के कपड़ों में बैठी होती है। तभी वहाँ पर बेक्सायोन आ जाता है और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो हीजू से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तो इसे उतार दो, तुम सिर्फ मेरी पत्नी की जगह ले रही हो और हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, तो इसलिए तुम्हें दूसरों के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक नहीं करना होगा। और उसकी बातें सुनकर हीजू गुस्से में अपनी एक्सेसरीज और अपनी ड्रेस उतारने लगती है। तभी बेक्सायोन अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहता है, जिसमें कुछ शर्तें थी कि हीजू कभी भी डिवोर्स की पहल नहीं कर सकती है और स्पेशली जब इलेक्शन चल रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी शर्त ये थी कि बेक्सायोन के वाइफ के रूप में उसका नाम और चेहरा कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, और अगर उसने इन शर्तों को तोड़ा तो फिर उसे 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हीजू उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है और बेक्सायोन उसे उठने के लिए कहता है, पर हीजू नहीं उठती है, वो गुस्से में बैठी हुई थी। तो बेक्सायोन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और वो अपने घुटनों पर बैठ के उसे रिंग पहनाता है और वो उसे कहता है कि तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सिर्फ एक बंधक के तौर पर मेरे पास भेजा गया है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, इसलिए इनकी शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और हीजू अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो अपने फोन पर चेक कर रही होती है बेक्सायोन से जुड़े हुए आर्टिकल्स को कि उसकी पत्नी कौन है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, वो सिर्फ एक मिस्ट्री है। और अगले दिन हम देखते हैं कि हीजू अपने ऑफिस में होती है और वो एक मूवी देख रही होती है जो कि एक क्राइम बेस्ड मूवी थी, जिसमें मारपीट और डराने धमकाने वाले सीन थे।
जिसपे वो साइन लैंग्वेज में रिहर्सल कर रही होती है क्योंकि उसे गुस्सा उतारना था अपने पति के ऊपर। और यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि दोनों पार्टी में होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेक सायोन मिस्टर एम्बेसडर से बात कर रहा होता है और हीजू उनकी बातों को साइन लैंग्वेज में एम्बेसडर की वाइफ को समझा रही होती है। और उन दोनों को साथ में देखकर उन्हें लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो हीजू उन्हें साइन लैंग्वेज में समझाती है कि नहीं, वो सिर्फ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो मिस्टर एम्बेसडर सायोन से पूछते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ क्यों नहीं आई हैं, हमने उन्हें कभी भी नहीं देखा है। तो सायोन उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ भी डिसेबल है और वो मेरी वीकनेस है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाता कहीं भी। जो सुनकर हीजू को बहुत ही बुरा लगता है और मिस्टर एम्बेसडर कहते हैं कि आपकी वाइफ डिसेबल है क्या, इसलिए वो आपकी कमजोरी है। तो बेक सायोन अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को भी वो सब कुछ झेलना पड़े, इसलिए मैं उसे इन सब चीजों से दूर रखता हूँ, बस इसीलिए वो मेरी वीकनेस है। और तभी सायोन को पार्क दोजे का मैसेज आता है कि सब कुछ रेडी है और अब अगर उसे उस अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो उसे ट्रैक कर लेंगे, बस उसे 10 मिनट तक उसे बातों में उलझाए रखना होगा। और यहाँ हीजू तो गुस्से में होती है और वो जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर बेक सायोन आ जाता है और उसे ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है। तो हीजू अपने फोन में टाइप करके उसे कहती है कि अगर मेरा काम हो गया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो बेक सायोन उसे कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना होगा। तभी सायोन की नजर हीजू के पैरों पर जाती है। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पैरों में दर्द है तो तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। पर हीजू उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बोल नहीं सकती तो क्या मैं सुन भी नहीं सकती? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना हर्ट हुआ है। और तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ? अगर मैं तुम्हारी कमजोरी होती तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते? और तुमने कल क्या किया मेरे साथ? पर बेक सायोन को तो उसकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी और हीजू उसे गुस्से में डांटते हुए साइन लैंग्वेज में गालियां देने लगती है, जो सायोन को कुछ कुछ समझ में आती है कि वो उसके लिए बैड वर्ड्स यूज कर रही है। और वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे कर्ज कर रही हो? और हीजू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो मुड़ के कहती है कि मुझे लगता है कि जिस पत्नी की तुम बात करते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हीजू के जाने के बाद बेक सायोन की नजर पड़ती है उस ग्लास पर जिस ग्लास से हीजू वाइन पी रही थी और वो भी उसी ग्लास में वाइन पी रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है 406 का और बेक सायोन फोन उठाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने मेरी पत्नी को मार दिया? पर मेरी वाइफ तो बिल्कुल सेफ है, शायद कल तुम उसे मार नहीं पाए और कल मेरे पास भी समय नहीं था तुम्हारी बातों को सुनने के लिए। तो बताओ आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तुम किस तरह से मेरी पत्नी को चोट पहुंचाओगे? आज मेरे पास बहुत खाली समय है तुम्हारी बातों को सुनने के लिए। बेक सायोन ये सारी बातें कॉल को 10 मिनट तक लंबा खींचने के लिए कह रहा होता है। तभी सामने से किडनैपर कहता है कि मुझे लगता है कि पार्टी में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है तुम्हारे पास। बेक सायोन उसकी ये बात सुनकर हैरान होता है और वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तभी किडनैपर कहता है कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि मुझे कैसे पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रहे हो, पर तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ और तुम्हें कहीं से भी देख सकता हूँ। तभी बेक सायोन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे जैसा इंसान इस जगह पर आ ही नहीं सकता। तो किडनैपर कहता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहो तो अपने लेफ्ट साइड में रखा ब्रूसेटा खा सकते हो। और उसकी ये बात सुनकर बेक सायोन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में सचमुच में वही डिश रखी हुई थी। तभी किडनैपर कहता है कि तुमने ये पूछा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी को किस तरह से चोट पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर बेक सायोन हीजू को अपने चारों तरफ ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलती है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे एक आदमी फोन पर बात करता हुआ दिखता है और वो दौड़कर उसे पकड़ने के लिए जाता है पर वो तो कोई और ही होता है। और किडनैपर हंसते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या? अब विश्वास हुआ तुम्हें मेरी बातों पर? जिस पे बेक सायोन हीजू को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो तो तुमने बहुत गलत इंसान को चुना है। तुम्हें पता भी है कि मेरी पत्नी कौन है? क्या तुमने कभी उसे देखा भी है? तो किडनैपर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि होंग हीजू तुम्हारी असली पत्नी नहीं है। तुम्हारी शादी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी इन्हा से होने वाली थी पर शादी से एक दिन पहले ही वो भाग गई। क्यों भाग गई ये किसी को नहीं पता है और इसलिए तुमने उसकी छोटी बहन हीजू से शादी कर ली क्योंकि तुम दोनों की फैमिली का कोई पुराना रिलेशन है, इसलिए शादी तो तुम्हें उसी फैमिली में करनी थी। तो बड़ी बहन ना सही तो छोटी से ही कर ली। और अगर ये चटपटी खबर दुनिया के सामने आती है तो कितना मजा आएगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर सायोन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों की फैमिली को ही पता था
और सायोन की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी और किडनैपर उसके मजे ले रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारे मुंह में दही जम गई है, अब तुम्हारी जबान क्यों नहीं चल रही है, कैसा रहेगा अगर लोगों को पता चलेगा कि इतनी साफ सुथरा इमेज वाला ग्रेट स्पोक्स पर्सन दो दो बहनों के मजे ले रहा है। तो बेक्सायोन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किडनैपर उसे अपनी सारी शर्तें बताता है कि पहले तो तुम्हें हीजू को छोड़ना पड़ेगा, उसे डिवोर्स देना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम अपनी असली फियांसे के साथ रह सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि उस किडनैपर के फोन से बात करने वाला कोई और नहीं होंग हीजू ही है, जो कि बोल सकती है। और उसके हाथ वो फोन लग गया था जिसमें वॉइस मॉड्यूलेटर ऑन था, जिसकी वजह से कोई उसकी आवाज को पहचान नहीं सकता है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हीजू उसकी बातों को सुन लेती है जब बेक्सायोन कह रहा होता है कि जब मेरी पत्नी एक लाश बन जाए तो मुझे फोन करना। और ये सुनकर हीजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किडनैपर से कहती है कि कॉल करो उस कमीने को, मुझे उससे बात करनी है। पर उसके बाद बेक्सायोन फोन उठाता ही नहीं है और तभी एक स्पीड ब्रेकर से गाड़ी टकरा जाती है और किडनैपर वहीं बेहोश हो जाता है और वो फोन उसके हाथों से गिर जाता है, जो कि हीजू को मिल जाता है और वो उसे उठा लेती है। और यहाँ सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हीजू आगे कहती है कि अगर तुम अपने फादर के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें हीजू को छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बता दूंगा, या फिर हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं, तुम मुझे 2 बिलियन वॉन दे दो और फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जिस पे बेक्सायोन कहता है कि तुम जैसे लोग अपनी स्ट्रेटेजी कभी चेंज क्यों नहीं करते, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझे धमकाने से पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए। तुम्हारी किसी भी बात को एक फेक न्यूज बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और मेरे चुटकी बजाते ही तुम सलाखों के पीछे होगे। जब मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारी धमकियों से डरकर हीजू को डिवोर्स दे दूंगा? और आखिर क्यों तुम इस सब में मेरी पत्नी को घसीट रहे हो? जिस पे हीजू कहती है कि सच में क्या वो तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हें उसकी जरा भी परवाह है? कल मैंने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, तुम्हें क्या वो सब मजाक लग रहा था? कल मैंने उसकी कार को अगवा कर लिया था और उसे बहुत डराया धमकाया, उसका गला दबाया, उसके बाल नोचे और मैंने चाकू से उसके गले पर कट भी मारा। तो बेक्सायोन पूछता है कि क्या वो डर गई थी? तो हीजू कहती है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग सकती क्योंकि वो बोल नहीं सकती। और तुमने क्या किया? तुमने कहा कि जब उसकी लाश मिले तो मुझे बताना। वो तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि स्लिपरी रोड होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया, वरना मैं उसे मार देता। ये सब सुनकर बेक्सायोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ को दीवार पर मारता है और उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। और बेक्सायोन गुस्से में कहता है कि 406 अब तुम अरेस्ट होने के बारे में भूल जाओ, अब तुम्हारे साथ मैं डील करूंगा। मैं कभी भी इतना क्यूरियस नहीं हुआ किसी आदमी को मिलने के लिए, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं पकड़ूंगा और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। और यहाँ हीजू ने अपने फोन में 10 मिनट्स का अलार्म सेट किया हुआ था, जो कि पूरा होते ही वो घबराकर फोन कट कर देती है और वो डर जाती है कि कहीं उसके फोन को ट्रेस न कर लिया गया हो, क्योंकि 10 मिनट पूरे हो चुके थे। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो हम मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।